केजरीवाल सरकार बनाम एलजी, अब ये झगड़ा समाप्त होने जा रहा है। और जैसा आपको पता है, हमने पहले भी वीडियो में बताया आपको कि अध्यादेश को अब कानूनी अमला पहनाया जाएगा। और जो अध्यादेश केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध 19 मई को लेकर के आई थी, अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल सरकार पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान पीठ को सौंपने का फैसला किया था। लेकिन इस बीच केंद्र की तरफ से एक हलफनामा दायर किया गया। सॉलिसिटर जनरल ने यह बताया कि केंद्र सरकार मानसून सत्र में ही इसको कानून बना देगी और इसलिए अभी इसको संविधान पीठ पर भेजने की जरूरत नहीं है, कानून बन जाएगा। लेकिन इस बीच अब केजरीवाल सरकार कह रही थी कि साहब इस पे स्टे दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो नहीं दिया, लेकिन अब सरकार की तैयारी है कि इस अध्यादेश को अब कानून बनाकर इस पर बिल पास कर दिया जाए। तो जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने बता दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक ये अब हम प्रस्तुत करने वाले हैं। और इसमें आपको ये भी बता दूं कि एनडीए के साथ बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, मनोनीत 5 सांसद हैं और निर्दलीय सांसद, ये मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के पास पूरा बहुमत है। वहीं दूसरी तरफ INDIA ये जो संगठित है 26 दलों का, इसमें केजरीवाल सबके पास गए थे और इसमें सबसे समर्थन मांग रहे थे। तो समर्थन कर भी देंगे तो भी ये बिल पास नहीं होगा। असल में बात क्या है, तो अरविंद केजरीवाल ये चाह रहे थे कि ये जो विपक्षी दल के पूरी पार्टियां हैं इसको वो लीड करें। और जब ये बिल के विरुद्ध बात चल रही थी, इनका व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि आप देखेंगे अगर इस मामले में कांग्रेस का स्टैंड क्या है, शुरू में तो कांग्रेस यही कह रही थी कि हम इस पर केजरीवाल के साथ नहीं है, क्योंकि उनके नेता लगातार, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से दूरी बनाकर चलो, वरना हम कई राज्यों में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। खासतौर पे पंजाब के जो कांग्रेसी लीडर हैं वो विरोध कर रहे थे कि आप अरविंद केजरीवाल, जो सरकार चल रही है, हम तो लगातार उससे विरोध झेल रहे हैं, आप वहीं समझौता कर लेंगे तो पंजाब में कांग्रेस का क्या होगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। इसी तरह दिल्ली के नेता मना कर रहे थे कि भाई इससे समझौता मत करो, दिल्ली की राजनीति कांग्रेस की खत्म हो गई। जहां कांग्रेस का मुख्यालय है, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यानी गांधी परिवार भी यहां दिल्ली में बैठता है, उसी दिल्ली का हाल यह है, एक भी सांसद यहां दिल्ली में कांग्रेस का नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के 2 बड़े नेता शुरू से ही इसका विरोध कर रहे थे। अजय माकन और संदीप दीक्षित ये कह रहे थे, भाई वो पूर्व सांसद रहे, मंत्री रहे, वो कह रहे थे कि देखिए ये जो अध्यादेश लाई है केंद्र सरकार, ये तो जरूरी है, क्योंकि केजरीवाल अपनी मनमर्जी चला रहे हैं और IAS IPS अधिकारियों को दबाव में ले रहे हैं। जिस तरह के दिल्ली में घोटाले हुए हैं, उस सारे घोटाले की पोल कब खुली, ये खुलती ही ना अगर IAS और IPS दानिश अधिकारी केजरीवाल जी से मिल जाते। सोचिए, आबकारी नीति बनी, उस आबकारी नीति बनाने में आपने IAS अधिकारी को बुलाया और कहा कि ड्राफ्ट में चेंज करो। जो मंत्रिमंडल आपका कैबिनेट प्रस्ताव पास कर रहा है उसको चेंज करवा रहे हो, और वो भी 4-5 लोग मिलकर के अरविंद केजरीवाल के घर पे गुपचुप तरीके से। वो IAS अधिकारी हैं, उन्होंने मना कर दिया, मैं तो बदलाव नहीं करूंगा। अब सरकार दबाव दे रही है, आपने देखा किस तरह के काम कर रहे हैं। तो अब इसमें यह माना जा रहा था कि ये केवल और केवल भ्रष्टाचार के लिए अधिकार पाना चाहते हैं और इसलिए कांग्रेस साथ नहीं आ रही थी। लेकिन बाद में गांधी परिवार ने फैसला कर दिया कि ऐसा कर देते हैं भाई, अध्यादेश पर इसके साथ हो जाते हैं, क्योंकि सारे लोग मिलकर लड़ो, भ्रष्टाचारी सारे एक हो जाओ, ये देश विरोधी ताकतें सारी एक हो जाओ, ताकि राष्ट्रभक्तों की टोली को सत्ता से बाहर किया जा सके और जम के लूटा जाए। आप देखिए कि दिल्ली सरकार के घोटाले वो अपनी जगह हैं, लेकिन जहां जहां ये 26 दलों की सरकारें चल रही हैं, जो ये INDIA संगठन में मिले हुए हैं, ये कौन कौन है आप अगर लेंगे तो झारखंड की सरकार देख लीजिए, वहां घोटाला, बिहार की सरकार RJD JDU देख लीजिए, घोटाले पे घोटाला, पुल गिर रहे हैं, ये तो पहली बार हुआ कि हवा में पुल गिर जाए। पश्चिम बंगाल देख लीजिए, शिक्षा भर्ती घोटाला, तस्करी घोटाला, ये सब चल रहा है।
नारदा सारदा घोटाला। अभी आप महाविकास अघाड़ी सरकार की बात कर लो, महाराष्ट्र में शरद पवार हैं, केजरीवाल उन्हें गाली दिया करते थे, वीडियो अभी भी वायरल हो रहे हैं कि किस तरह से वहां घोटाले किए उन्होंने। उगाही चल रही थी, पुलिस के जरिए उगाही चल रही थी। और ये सारी सरकारें मिलकर के जहां जहां चल रही हैं, कांग्रेस और उनके जो दल हैं जो उस INDIA में शामिल हैं, सब लूट मचाए हुए हैं, बड़े बड़े लीडर। आपको बता दूं, ये जब ईडी ने कार्रवाई की तो बौखला गए। इनको लगता है कि ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए अपना NGO का सहारा ले लो। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि साहब ये जो मिश्रा जी हैं, संजय मिश्रा, इनका कार्यकाल मोदी जी बढ़ाए जा रहे हैं, ये तो खतरनाक है हमारे लिए, हमको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। नोटों के बंडल हमने छुपा के रखे दीवारों में, ये तो खोद कर निकाल लेते हैं। ऐसा ईमानदार अफसर भला ईडी में क्या कर रहा है, निकालो इसको। तो NGO पहुंच गई प्रशांत भूषण की, और सुप्रीम कोर्ट ने मान भी लिया, हटाओ ऐसा आदमी, हटाओ, ईमानदार आदमी नहीं चाहिए देश में, भ्रष्टाचार लाओ, भ्रष्टाचारी आदमी लाओ, जो बिकने वाले हो, जो झुकने वाले हो, ऐसे अफसर चाहिए क्या। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर केंद्र ने भी कह दिया कि भैया ऐसा ना करो। हम ऐसा आदमी देश के अंदर मिलता कहां है कि जो 1000 करोड़ की डील कहीं हो रही हो और उसको ऑफर भी हुआ होगा कि 1000 करोड़ तुम पकड़ो अपनी जेब में, हमें जेल जाने से बचा लो, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। तो ऐसा संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो अकेले हैं, भारत के अंदर बहुत सारे IAS और IPS अधिकारी ऐसे हैं आज भी, बेशक घोर कलयुग हो, कि वो ना 1 रुपया लेते हैं और ना किसी से डरते हैं। तो कांग्रेस को दिक्कत है और इसीलिए इनको लगता है कि सारे एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। तो ये सारे एक होकर के भ्रष्टाचार करने के लिए सब लगे हुए हैं। अब भाई इसलिए जो है ये अध्यादेश केजरीवाल जी ले आए, इनको लगता है कि अभी इसका साथ दो, कल को ये हमारा साथ देगा। वो एक गांव की खराब सी कहावत है, तुम मेरी खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा, कमर को कहते हैं। तो भाई अब ये जो है खेल चल रहा है इनमें, और इसलिए लाए अध्यादेश हैं। बहाना क्या है कि साहब केंद्र सरकार देखिए हमारे अधिकारियों को कुचल रही है, न्यायपालिका के फैसले को बदला जा रहा है। जबकि इनको कितनी बार मैंने बता दिया कि न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था केंद्र को, अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अब ये अध्यादेश है, इसको आप कानून बना दो, क्योंकि अध्यादेश के जरिए तो आप 6 महीने तक इसको फिर दोबारा लाओगे, ये ठीक नहीं है। सलाह दी थी और उसी सलाह पर केंद्र ने अमल किया है। तो कुल मिलाकर के मुद्दा क्या है कि इनको ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चाहिए। तो सारे मुख्यमंत्री जितने भी हैं देश के अंदर, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार क्यों चाहते हैं IAS IPS अधिकारियों का? क्योंकि इसमें एक पूरा बिजनेस है, ये तो पूरा व्यापार है। ट्रांसफर पोस्टिंग का व्यापार है, इतना बड़ा है कि हर राज्य में ये फल फूलता है कि ट्रांसफर कर दो अधिकारियों का, उसकी एवज में पैसा ले लो। अब आजकल जहां, अब जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, योगी जी की, उन्होंने तो नियम बना दिया कि चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कोई पहुंच वाला हो, किसी नेता का रिश्तेदार हो, एक क्राइटेरिया तय कर दिया ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए। ये रूल है, इस रूल के अगेंस्ट कोई जाएगा नहीं। एक भी केस आप बता दो यूपी में, कोई बदनाम करने के लिए एवं झूठा केस भले ही लिया है लेकिन सच्चाई नहीं है, तो कंट्रोल तो ऐसे किया जाता है। मुझे जो है एक पुलिस के रिटायर हैं दोस्त मेरे, तो वो बता रहे थे, मैंने कहा भाई ये ट्रांसफर और पोस्टिंग का क्या है मामला, इतना जिद पे क्यों अड़े हुए हैं ये नेताजी दिल्ली के? उन्होंने कहा देखिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग करने के लिए क्या होता है, ट्रांसफर के पहले दिल्ली वाला तो दिल्ली में ही रहेगा, कहीं दूर जाना नहीं है। बाकी प्रदेशों में तो बड़ा खेल है कि आप किसी को घर से 200 किलोमीटर दूर कर दो ट्रांसफर, सारा डिस्टर्बेंस हो जाता है, परिवार फैमिली मिलना जुलना रहता है, घर के आदमी आता जाता रहता है, दूर हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। कहीं ऐसी जगह भेज दो जहां परेशानी ज़्यादा हो, और इस तरह से लोग सुविधाएं देखते हैं, उसके लिए पैसा दे देते हैं, वो पैसा अधिकारियों के थ्रू होते हुए ऊपर तक आता है। तो एक बड़ा बिजनेस है। हर चुनाव के पहले अधिकारियों के ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इसीलिए लंबी लंबी लिस्ट आ जाती हैं। तो केजरीवाल जी को तो दिल्ली में रहना है, एक छोटी सी बाउंड्री के अंदर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र छोटा सा। अब इनको क्यों चाहिए? यहाँ तो किसी अधिकारी को आप परेशान क्या करोगे, एक ही कमरे से निकल करके दूसरे में बैठ जाएगा। सचिवालय के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं उनको कहाँ जाना है?
दिल्ली का कोई दूसरा मुख्यालय तो है नहीं कि भाई 500 किलोमीटर दूर कोई कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। फिर परेशानी क्या है? तो अधिकारी ये कह रहे हैं, उन्होंने बाकायदा लिखित में कंप्लेंट की है गृह मंत्रालय में कि भाई हमसे अनावश्यक रूप से साइन कराए जा रहे हैं गलत काम पर, हमें दबाव बनाया जा रहा है, हम गलत काम में इनके इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं दिल्ली सरकार के, बस इसीलिए हमारे विरुद्ध केजरीवाल जी हैं। तो लड़ाई किसकी है? लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध ईमानदारी की है। ऐसे में केंद्र सरकार ने, अमित शाह जी ने बड़ी मेहनत से अच्छे अधिकारियों को दिल्ली में डिप्यूट किया है, क्योंकि वो देख रहे थे कि जिस तरह से कस्में खाकर आए हैं बच्चों की राजनीति में, पीछे का नियत तो पता लगती है ना, कि एक एक करके अपने साथी सब निकाल दिए। इसलिए अच्छे अच्छे अधिकारियों को वहां रखा है। कुछ अधिकारी फिर भी मिल गए तो उनको निकाल के बाहर कर देते हैं, अच्छा अधिकारी भेजते हैं, क्योंकि भाई देश की राजधानी है। अब आप सोचिए, बरसात के दिनों में जिस तरह से दिल्ली का हाल हुआ, क्या ये होना चाहिए था? G20 समिट होना है, इधर दिल्ली डूबती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो यमुना है उसकी जो गाद है, रेत है, उसकी खुदाई होनी थी, 8 साल से हुई ही नहीं, तो पानी ऊपर आएगा। अब आप काम नहीं करेंगे और विज्ञापन पे खर्च करेंगे। रैपिड रेल चलनी थी, रैपिड रेल में जो पैसा लगाना था वो विज्ञापन पे लगा दिया। तो रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ जानी है, दिल्ली से साहिबाबाद तक का जो स्लॉट है वो बना ही नहीं है, खंबे खड़े हैं बस कहीं कहीं। बाकी बन गया है, यूपी जो योगी जी वाला एरिया है वो बनके कंप्लीट है। तो विकास के काम रुके हुए हैं भ्रष्टाचार के कारण, और इसलिए केंद्र की लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। तो सारे भ्रष्टाचारी मिलकर के इस कोशिश में हैं कि हम सब एक होकर मोदी जी को 2024 में हराएं। मुद्दा असली ये है। तो अध्यादेश मुद्दा नहीं है, ये एकता दिखाने की कोशिश है और किसी ना किसी बहाने जुड़ने की कोशिश है। केजरीवाल जी कांग्रेस के साथ आ गए, कांग्रेस केजरीवाल जी के साथ आ गई। इनसे कोई सवाल पूछे, अगर पत्रकार पूछता नहीं है ना, क्योंकि विज्ञापन मिलते हैं मोटे मोटे, अगर पूछें कि भाई आप तो कह रहे थे कि ये भ्रष्ट पार्टी है सबसे ज्यादा और हम लोकपाल बिल लेके इनके विरुद्ध आएंगे, फिर उसके साथ क्यों मिल गए? शरद पवार को गाली देते थे, उसके पास क्यों मिल गए? लालू प्रसाद यादव को कहते थे भ्रष्टाचारी है, फिर उससे क्यों मिल गए? तो ये क्या कहेंगे? जवाब तो है नहीं, तो कहेंगे हम तो अध्यादेश के मामले में एक हुए हैं साहब, हम सांप्रदायिक ताकतों के विरुद्ध एक हुए हैं। इस तरह की बातें लाते हैं। सांप्रदायिक ताकतें कौन है भाई? क्या 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई है, अगर आर्टिफिशियल दंगे ना कराए हों सीए को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, तो आप बताइए देश में कहीं कोई बड़ी वारदात भारतीय जहां भाजपा की सरकार है वहां कहीं हुआ हो? कितना बड़ा एक आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है योगी जी के शासन में। ईद मनती है, एक किसी व्यक्ति ने सड़क पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी। यह है योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर। कांवड़ यात्रा निकलती है, एक अनुमान के अनुसार 3 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभिन्न शहरों में होते हुए अपने घरों तक पहुंचे हैं। कहीं कोई वारदात नहीं है। और जब समाजवादी शासन था, जो आज इस गठबंधन में शामिल हैं, INDIA में, रोज दंगे होते थे। तब क्यों होते थे? इसका मतलब हमले कराए जाते थे। वही मुसलमान है, वही हिंदू है, वही कांवड़ है। तो कुल मिलाकर ये लूटखोर आपस में गठबंधन है, दिखाई दे रहा है। देश विरोधी ताकतें इनके पीछे लगी हैं और कुल मिलाकर अब ये तय हो गया है कि बिल्कुल दो धड़ा एक तरफ साफ साफ है। एक तरफ है देश के लूटने वाले, वो गठबंधन है। एक तरफ है देश को जिन्होंने लूटा उनसे लौटाने वाले, वो मोदी जी के नेतृत्व में है। तो धड़ा बटा हुआ है और इस अविश्वास प्रस्ताव पर जैसे कि उम्मीद जताई है, जो हमने बताया भी आपको कि इसमें मायावती जी BSP और HD देवेगौड़ा की JDS, चंद्रबाबू नायडू की TDP, अभी इनका रुख क्लियर नहीं है किधर जाएंगे। लेकिन BJD और YRS कांग्रेस इन्होंने साफ कर दिया है। इसके अलावा मैंने बता ही दिया 28 ऐसे राज्यसभा के सांसद हैं जिनका अभी ये नहीं है कि वो किधर जाएंगे। तो उसमें से BRS के साथ हैं, वो तो कांग्रेस के साथ उन्होंने घोषणा कर दी है। बाकी जो 21 बचे हैं वो 21 में NDA के साथ जाएंगे, कांग्रेस के। देखने वाली बात होगी
अभी तक जैसा मैंने कहा कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये बताया है कि हमारे पास तो ये बिल आएगा और इसको हम पास करा ले जाएंगे, सरकार के पास बहुमत है। तो आखिरकार देखना होगा कि अगले सप्ताह में किस करवट ऊँट बैठता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय भी रखें। वंदे मातरम।